एक नज़र देख ले मेरे बेटा, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आगे पीछे हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जनाब चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा मोमेंटम। जब चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 3 का स्कोप क्या है। किसी भी चैप्टर को जब पढ़ना शुरू करते हैं, किसी भी चैप्टर को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक मौजूद है। वो आपको पता रहेगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि चैप्टर इस वक्त किस स्टेज के ऊपर मौजूद है, कब चैप्टर ख़त्म होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैट्रिक की तरह नहीं कि आंख बंद करके गधों की तरह पढ़े चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए। पहले ये आपका डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दी थी। इसमें से मेरे बेटा अगर आप देखो, मेरे बेटा इसमें से अगर आप देखें तो हमने इसमें से जो डेफिनेशंस थी वो हमने कर ली है, और जो टेंशन और उसके केसेस थी ये हमने कर ली है। टेंशन के केसेस लॉन्ग के अंदर आते हैं, डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पता है काफ़ी है। डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर वक्त मत खपाना, वक्त मत बर्बाद करना उसके ऊपर। पढ़ लेना, एक नज़र रीड कर लेना, काफ़ी है, इनफ है बस। इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल मैंने स्किप करवाए हैं, एट द एंड करवाऊंगा। टेंशन के केसेस हमने जनाब आली जो है वो टेंशन के केसेस हमने दोनों केसेस से पढ़ लिए थे जो लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। टेंशन के केसेस हमने पढ़ लिए थे जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोमेंटम। क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, मोमेंटम की यूनिट्स क्या होती हैं, फिर मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या रिलेशन होता है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन है, और उसके बाद हमारे पास डेरिवेशंस होंगी जो हम पढ़ेंगे किसकी, फाइनल वेलोसिटीज की डेरिवेशन है। हम आपको जब जाएंगे तो बताएंगे क्या सूत्र है। फिर हमारे दो टॉपिक रह जाएंगे इसके अंदर, इंक्लाइन प्लेन का और न्यूमेरिकल का। ओके जी, मूव करते हैं, स्विच करते हैं, टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। और जनाब जरा देखिएगा गौर से ध्यान से, टॉपिक का बाकायदा जनाब आगाज करते हैं। स्क्रीन साफ कर लें जनाब। टॉपिक हम पढ़ेंगे मोमेंटम, और मोमेंटम के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है। मोमेंटम है, मोमेंटम के अंदर ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। पहली बात ये कि मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। पहली बात हमको पता होनी चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को कहा जाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं। फिल्में विल्में कभी देखी होंगी, कार्टून ही देखे होंगे कि जब हीरो जनाब एक कहीं मौजूद होता है, दरवाज़ा बंद होता है तो दूर से भाग के आके दरवाजे को टक्कर मारता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसे ही होता है ना भाई, फिल्मों में ही होता है ऐसा। आम जिंदगी में कभी ऐसा ना करना, हाथ पांव टूट जाएंगे। फिल्मों में जो है ना वो कागज़ के दरवाजे बने हुए होते हैं, देखने में लगता है दरवाजे होते कागज़ के, तो हीरो तोड़ के चला जाता है। आप कभी खुदा ना खाते घर में ऐसी कोशिश ना करना, फिर घर वालों का काम बढ़ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी मोशन की हालत में होती है तो इसको जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है इसको मोमेंटम कहा जाता है। एक और सादा सी मिसाल आपको मैं देता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मोमेंटम का इम्पैक्ट क्या होता है आम जिंदगी में, क्या इफेक्ट हमारे पास होता है। अगर आपके पास जनाब एक छोटा सा पत्थर है या एक बुलेट है, क्या है मेरे बेटा, एक बुलेट अगर आपके पास मौजूद है, आपके हाथ में मौजूद है, और उसको किसी को खींच के दे मारे, क्या करें, बुलेट को अपने हाथ से किसी को खींच के दे मारे तो वो कैच पकड़ लेगा, या उसको लगेगी, हल्के से लगेगी, गिर जाएगी। उसी बुलेट को जब बंदूक में रख के, गन में रख के फायर किया जाता है तो सामने वाले का तो काम हो जाएगा, सामने वाले का तो काम हो जाना है, और जनाब उसका जो है वो स्वयं और 40 हो जाना है। दोनों सूरतों में उसको बुलेट मारी गई है। एक दफा आपने उसको हाथ से मारी है, दूसरी गन में रख के फायर की है। इम्पैक्ट में क्या फर्क आया, जब आपने मेरे बेटा उसको गन में लोड करके, जब आपने उसको गन में लोड करके फायर किया था तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। क्या थी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, वो बॉडी को पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है। यानी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी को हमने फेंका है तो उसकी वेलोसिटी क्या इंपॉर्टेंट है। स्कूल में खेला होगा, क्या खेला होगा, अक्सर खेलते हैं ना स्कूल के अंदर, रबर बैंड के अंदर कागज़ फंसा के दूसरे को दे मारा। ये तो है ना, ये तो स्कूल की फन है, तफरी है, ये सब चीज़ें करनी भी चाहिए। खतरनाक काम है, किसी आँख में लग गया तो नुकसान भी हो सकता है। किया होगा, खेला होगा, ठीक है ना। अब मेरे बेटा अगर रबर बैंड को हल्के से खींचोगे तो सामने वाले को हल्के से लगेगी,
और खुदा ना खाता रबर बैंड को जोर से खींच के मार दोगे तो उसको बहुत जोर से लगेगी, ऐसे होगा नहीं होगा। रबर बैंड को ज्यादा खींचेंगे तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। और एक बात बताऊं और बड़ी इंपॉर्टेंट अहम, कभी करना मत, खतरनाक काम होता है। अगर एक की जगह पर 4-5 रबर बैंड एक साथ लगा दें और कागज के टुकड़े को लेकर उसको थोड़ा सा गीला करके वेट करके उसको मारे, तो आप यकीन नहीं करोगे, शीशे पे मारोगे शीशा टूट जाएगा। शीशे पे मारोगे तो शीशा टूट जाएगा। इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट, इतना ज्यादा उसका असर जनाब जो है वो, इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है, इतना उसका असर होता है। बताने का मकसद ये था, जब वेलोसिटी ज्यादा, हल्की वेलोसिटी होगी तो उसका असर कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। यानी जब बॉडी किसी जगह टकराती है तो उसकी वेलोसिटी का इम्पैक्ट होता है, उसकी वेलोसिटी का असर होता है। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो इम्पैक्ट कम होगा। चलिए, एक तो वेलोसिटी का इम्पैक्ट आ गया। अब देखते हैं मास का इम्पैक्ट। घर में अक्सर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 आध साल का बच्चा होता है, सामने से नया नया चलना शुरू करता है, दौड़ता हुआ आता है, सामने खड़े होकर उसको पकड़ लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं, करते हैं ना भाई। 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, सामने से दौड़ता हुआ चला आ रहा है, और वो जब वो बच्चा दौड़ता हुआ चला आ रहा है तो आपने गोद में पकड़ लिया, या इवन साइकिल पे हल्का से चला आ रहा है, आप उसको रोक लेंगे। अब मेरे बच्चा अगर सामने से ट्रक चला रहा हो, अगर सामने से ट्रक चली आ रही हो, बस चली आ रही हो, और आप हाथ बढ़ा के खड़े हो जाए कि मैं ट्रक को रोक लूंगी सुपरमैन की तरह, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ऐसा होना, भले हल्के से भी आ रही हो, नहीं रोक सकते, इसलिए कि उसका मास ज्यादा है। इसलिए कि उसका मास जनाब ज्यादा है। बताने का मकसद ये था, पूरी एग्जाम्पल देने का, एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ये था कि जब कोई बॉडी मूव करती है, whenever a body moves, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, उसका मास भी इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, उसका मास भी इंपॉर्टेंट होता है। जब गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, जब स्पीड ज्यादा होती है तो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है, जान जाने का खतरा होता है। हल्की सी गाड़ी की टक्कर लग जाए तो रगड़ लग जाती है। पूरी कहानी जो सुनाई है आपको, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद ये है, इंटरेस्ट डेवलप करने का मकसद ये है कि वेन एवर अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी मोशन की हालत में होती है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी मास दोनों का इम्पैक्ट होता है, दोनों का असर होता है। अगर इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो इसका नाम होता है मोमेंटम। डेफिनेशन क्या होती है बेटा, गौर से देख लो, स्क्रीन पे सामने आ रही होगी। प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, किसी बॉडी के, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा? मोमेंटम कहते हैं। दोनों चीजें कंबाइन कर देंगे। क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है मास के ऊपर भी, वेलोसिटी के ऊपर भी। मास पर भी डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। लिहाजा मुमकिन है कि एक बहुत ही हल्की बॉडी का मोमेंटम एक बहुत ही बड़ी बॉडी के बराबर हो सकता है। अगर बहुत भारी बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम है, और एक हल्की बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में दोनों के मोमेंटम बराबर हो सकते हैं। पॉसिबल है कि दोनों के मोमेंटम बराबर हो। एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेते हैं, कैन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ अ फना बॉडी? तो हो सकता है बिल्कुल भाई। अगर एक बॉडी का मास कम हो और उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, दूसरे का जो है वो मास ज्यादा हो, वेलोसिटी कम हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम बनेगा। कोई भी एक चीज अगर वेरी करेगी, ठीक है जनाब, तो हो सकता है एक चीज कम हो, एक चीज कम हो, दोनों को मिलाएंगे तो जवाब उसका बराबर आ सकता है। फार्मूले की अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, फार्मूले की बात करते हैं, अगर एम को रिप्रेजेंट किया जाए मास से, अगर मास को रिप्रेजेंट करें एम से, वी को रिप्रेजेंट करें वेलोसिटी से, और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करें पी से, किससे करें मेरे बेटा? मोमेंटम को अगर रिप्रेजेंट किया जाए किससे मेरे बेटा? मोमेंटम को अगर पी से रिप्रेजेंट किया जाए तो मेरे बेटा देख लो गौर से, तो जनाब जो मोमेंटम होता है उसका जो फार्मूला हमारे पास होता है, जो मोमेंटम हमारे पास होता है उसका जो फार्मूला हमारे पास होता है, कैपिटल पी होता है, स्मॉल पी नहीं होता है। कैपिटल पी होता है, स्मॉल पी नहीं होता, इसलिए मैंने मिटा कर सही कर दिया है, ख्याल रखना। कैपिटल पी से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू वी। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू वी हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। तो वजह देखिए, गौर से देखिएगा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम एक वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। जब भी किसी क्वांटिटी को पढ़ते हैं, फिजिक्स में जब भी किसी क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम में एमसीक्यूज भी आता है, इसमें 4 क्वांटिटी लिखी होती है, पूछते हैं इनमें से कौन सा वेक्टर नहीं है, इनमें से कौन सा स्केलर नहीं है, इस तरह के सवाल पूछते हैं। जब भी किसी क्वांटिटी को पढ़ेंगे तो लाजिम होता है कि आपको पता हो कि वो क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है, वही डायरेक्शन मोमेंटम की हमारे पास होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जनाब इसकी यूनिट है, और यूनिट क्या होती है हम जानते हैं। वी नो दैट प्रेशर बराबर होता है m इंटू वी। प्रेशर किसके बराबर होता है? m इंटू वी के बराबर होता है। मास इंटू वेलोसिटी के बराबर हमारे पास जनाब प्रेशर होता है। अब जो मास होता है बेटा उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में। जो मास होता है उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। इसमें करते हैं मेरे बेटा वेलोसिटी को मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड में जनाब अली। वेलोसिटी को जो है वो मेजर किया जाता है। अगर ये वैल्यूज मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, पुट कर दूं, तो मोमेंटम की यूनिट क्या बन जाएगी? अगर ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे बेटा? गौर से देखना। अगर हम ये वैल्यूज के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? देखो बेटा, तवज्जो देके गौर से ध्यान से। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो m था, m की जगह पर क्या आ गया? जो m हमारे पास था उस m की जगह पर मेरे बच्चा मैंने kg लगा दिया। जो वेलोसिटी था उसकी जगह पर क्या लगा दिया? मीटर पर सेकंड लगा दिया। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? इसकी यूनिट बन गई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ऐसी यूनिट्स को कहा जाता है ड्राइव यूनिट्स। यानी जो क्वांटिटी पता है उनकी यूनिट को पुट करेंगे तो नई क्वांटिटी की यूनिट बन जाएगी। याद नहीं कर सकते अगर, तो फिर हम यूनिट को हम बना भी सकते हैं मौके पर। क्या कर सकते हैं? बना भी सकते हैं मौके पर। मगर यहाँ पर हमारे पास एक चीज और है कि मोमेंटम की एक यूनिट और भी होती है। अगर हम इसी इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे, सेकंड से डिवाइड कर दे। क्या करें मेरे बेटा? सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया है, सेकंड से डिवाइड कर दिया, खुद से किया है। क्या किया है मेरे बेटा? यहाँ पर हमने इसको सेकंड से मल्टीप्लाई भी खुद से कर दिया, डिवाइड भी खुद से कर दिया है। क्यों किया है? जरा तवज्जो देके देखिएगा। जब मेरे बेटा मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हम क्या देखेंगे? जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो सेकंड और सेकंड हमारे पास है, इन दोनों सेकंड को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा मेरे बेटा? इन दोनों सेकंड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ कर दिया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। मगर जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ये बराबर होता है न्यूटन के। F इज इक्वल टू एम ए। याद है ना? F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास फार्मूला होता है। पढ़ा है ना? कहीं साइड लिख देता हूँ, देख लो। फार्मूला हमारे पास होता है क्या मेरे बेटा? F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास चंदा फार्मूला हमारे पास होता है। मास की यूनिट होती है, F की यूनिट होती है न्यूटन। F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। मास की किलोग्राम होती है। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लिहाजा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर हो जाता है। क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? गौर से देखना ध्यान से। क्या हो जाएगा मेरे पास? मेरे पास किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पर आ जाएगा न्यूटन। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। तो इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। मोमेंटम की एक और यूनिट जो हमारे पास होती है वो न्यूटन इंटू सेकेंड होती है। अमूमी तौर पर मोमेंटम जब भी लिखा जाता है उसकी यूनिट को न्यूटन इंटू सेकेंड लिखते हैं। कैसे आती है यूनिट? बता दिया आपको मैंने कि यूनिट किस तरीके से आती है। न्यूटन इंटू सेकेंड हमारे पास इसकी यूनिट जनाब होती है, और क्यों कर इसकी यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड होती है ये हमने बता दिया।
सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि जरा बताएं कि इसकी यूनिट क्या, ये न्यूटन इंटू सेकंड के बराबर होता है। एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है कि साबित करें कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड न्यूटन इंटू सेकंड के बराबर होता है। ये भी आपके जहन में होना चाहिए। तो ये तो आपकी यूनिट हो गई, मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई। फार्मूला आपके जहन में पक्का होना चाहिए। कौन सा मेरे बेटा? कि जब भी मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी होगी, जो भी मास है और जो भी वेलोसिटी है। वी से लिखूंगा तो एम इंटू वी हो जाएगा, वी1 लिखूंगा तो एम वी1 हो जाएगा, वी2 लिखूंगा तो एम वी2 हो जाएगा, वी3 लिखूंगा तो एम वी3 हो जाएगा। जो भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी के लिए यू इस्तेमाल कर लूंगा तो यू भी लिख सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे तो आपको और बेहतर आइडिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, इसको यूनिट आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे चल के। मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि मोमेंटम का और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आपस में क्या रिलेशन है। इसका मेरे बेटा मोमेंटम का और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आपस में क्या रिलेशन है, इसको जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F = ma, याद है ना? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F बराबर होता है ma के। F से मुराद क्या है? फोर्स है, m मास है, a एक्सेलरेशन है। मोमेंटम को बताना है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसका क्या ताल्लुक, क्या रिलेशन बनेगा। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी vi। गौर से देखना, मास कितना है मेरे बेटा? m इसका मास है। m मेरे बेटा क्या है? तवज्जो से देख लो, एक बॉडी है, उसका मास हमारे पास m है। इनिशियल स्टेट में उसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल स्टेट में उसकी वेलोसिटी क्या है? vi उसकी वेलोसिटी है। छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, तवज्जो करके फोकस करके डायग्राम को देखिएगा। एक बॉडी है, उसका मास m है। क्या है मास बेटा? उसका m उसका मास है और उसकी वेलोसिटी vi। कौन सी वेलोसिटी है मेरे बेटा? उसकी वेलोसिटी हमारे पास vi इसकी वेलोसिटी है, और ये मेरे बेटा इसकी इनिशियल स्टेट है। कौन सी स्टेट है मेरे बेटा इसकी? जानबूझ के कलर मैंने चेंज किया है। ये मेरे बेटा उसकी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल पोजीशन है, या इनिशियल हमारे पास जनाब इसकी स्टेट है। एक बॉडी है, मास m है, उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है vi है। अब क्या होता है कि इस बॉडी पर हम एक फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं, इस बॉडी पर हम एक फोर्स लगाते हैं F। ये आपको नजर आ रहा होगा। इस बॉडी पर हम एक फोर्स लगाते हैं F। फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। ऐसी होगा भाई। फोर्स हम उसके अंदर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो बॉडी आगे की तरफ चल पड़ती है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। क्या होता है उसके अंदर? एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, इस तरीके से बॉडी हमारी ट्रेवल करेगी। क्या करेगी बेटा? बॉडी हमारी मूव करना शुरू करेगी। बॉडी मेरे बेटा हमारी ट्रेवल करना शुरू करेगी, और जब ट्रेवल करना शुरू करेगी तो हमारे पास एक स्टेट और आ जाएगी, इसका नाम हो जाएगा क्या मेरे बच्चा? एक और स्टेट हमारे पास हो जाएगी जिसका नाम हो जाएगा फाइनल स्टेट। अब हमारे पास फाइनल स्टेट आ जाएगी, और इस फाइनल स्टेट के अंदर मेरे बेटा इसकी जो वेलोसिटी है, ये फाइनल स्टेट आएगी टाइम टी के बाद। फाइनल स्टेट कब आएगी? टाइम टी के बाद फाइनल स्टेट आ जाएगी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो तब्दील होकर क्या हो जाएगी? वीएफ हो जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी तब्दील होकर, इसकी जो वेलोसिटी है वो तब्दील होकर उसकी वेलोसिटी तब्दील होकर जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी? वीएफ हो जाएगी। डायग्राम को तवज्जो से गौर से समझ ले। हमने फोर्स अप्लाई की है एक बॉडी के अंदर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी, जिसके बाद उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वीएफ हो जाती है। जरा गौर से तवज्जो देके देखना स्क्रीन के ऊपर। A force F is applied on a body such that its velocity becomes vf। इसकी वेलोसिटी क्या होती है? vf हो जाती है। एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़कर आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। अब इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? अब इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? आपको समझाया, आपको बताया। किसी भी मरहले पर अगर हमने मोमेंटम निकालना है, किसी भी मरहले पर मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी मरहले पर, किसी भी स्टेज पर मोमेंटम निकालना है तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। मास m है, वेलोसिटी vi है।
मास m है, वेलोसिटी vi है, लिहाजा मेरे बच्चा जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम mvi हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनली इसका मास तो m ही रहा, वेलोसिटी कितनी हो गई है, vf हो गई है। इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा मेरे बेटा वो किसके बराबर होगा, mvf के बराबर होगा। किसके बराबर होगा फाइनल मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम होगा वो बराबर हो जाएगा mvf के। किसी भी मरहले पर, कभी भी, किसी भी स्टेज पर मोमेंटम मालूम करना है, मास को मल्टीप्लाई कर देंगे मोमेंटम, तो जो भी मास है, जो भी वेलोसिटी है, जो भी मास है, जो भी वेलोसिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम निकल आएगा, mvf हो गया। अगर हम चाहें कि मालूम करें चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली कितनी हुई, तो तब्दीली मालूम करने के लिए फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। चेंज मालूम करने के लिए, तब्दीली मालूम करने के लिए, फर्क मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। क्या करोगे मेरे बेटा, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को, फाइनल कितना था, mvf था, इनिशियल mvi था, माइनस कर दिया। और उसके बाद हम क्या मालूम करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। गौर से देखो, जब भी कहीं लफ्ज रेट लिखा हो, फिजिक्स में, साइंसेज में, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, जब भी कहीं रेट लिखा होता है तो रेट के मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देते हैं। जब भी कहीं रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रेट के मतलब होता है कि उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको टाइम से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। क्या हो जाएगा मेरे बेटा, mvf को हम क्या करेंगे, mvf को हम डिवाइड किससे कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। जो mvf माइनस mvi था, जो चेंज था, क्या करोगे मेरे बेटा, क्या करोगे मेरे बेटा, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। रेट के मतलब होता है, फिर समझ लो गौर से, जब भी कभी भी कहीं भी रेट आएगा, जब भी कभी भी कहीं भी लफ्ज रेट हम इस्तेमाल करेंगे, तो रेट इस्तेमाल करने के मतलब ये होता है, रेट इस्तेमाल करने के मतलब ये होता है कि उसको हमने टाइम से डिवाइड कर देना। क्या करना है, हमने उसको टाइम से डिवाइड कर देना। अगर हम राइट साइड पर देखें तो कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है कुछ, एम पहले वाले के अंदर भी, एम दूसरे वाले के अंदर भी, एम कॉमन निकाल लेते हैं। एम पहले वाले के अंदर भी है, एम मेरे बेटा दूसरे वाले के अंदर भी है। क्या कर सकते हो चंदा, एम को कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ देखना भाई, ये मेरे पास एम यहाँ भी मौजूद था, एम यहाँ भी मौजूद था, इस एम को मैंने कॉमन निकाल के एक दफ़ा बाहर लिख दिया, और अंदर क्या बच गया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी बच गया। मगर जो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी होता है, जो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, याद आया कुछ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी होता है वो तो बराबर होता है एक्सेलरेशन के, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी बराबर होता है एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसके बराबर होता है बेटा, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। लिहाजा गौर से देखना, ये पूरा वी एफ माइनस वी आई खत्म हो जाएगा। कौन खत्म हो जाएगा, ये पूरा मेरे पास जो वी एफ माइनस वी आई अपॉन, ये पूरा है ना बेटा, ये चीज जो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी है ये वैनिश हो जाएगी। उसकी जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी जगह पर मेरे पास आ जाएगा एम ए। उसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बेटा, यहाँ लाइन बना के अलग कर देते हैं, यहाँ से मामला खत्म हो गया है। ये जो आपके पास वी एफ माइनस वी आई था मेरे बच्चा, सुनो गौर से, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है ये खत्म हो गया, इसकी जगह पर ए आ गया। इसकी जगह पे क्या आ गया मेरे बेटा, गौर से तवज्जो से देख ले, इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ गया है, जो वी एफ माइनस वी आई था इसकी जगह पर ए आ गया। और जो एम इंटू ए होता है, ऊपर देखो गौर से, एम इंटू ए किसके बराबर होता है, जो एम इंटू ए होता है, जो एम इंटू ए होता है वो बराबर होता है एफ के। जो एम इंटू ए होता है मेरे बेटा वो एफ के बराबर होता है, लिहाजा एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए एफ के बराबर होता है, लिहाजा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है। यानी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जो फोर्स अमल कर रही थी वो फोर्स किसके बराबर होती है, वो फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसी बॉडी पर जो फोर्स अमल कर रही होती है वो फोर्स बराबर होती है, किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है।
किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी एफ के बराबर होता है। एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी किसके बराबर होता है? एफ के बराबर हमारे पास होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, तवज्जो के साथ, फोकस के साथ समझ के। ओके जनाब, कोई सवाल है किसी के पास? कोई सवाल किसी ने करना है? नहीं करना। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये सब आपको अगर याद पड़ता हो, ये वाला शब्द ना पढ़ा हो, मोमेंटम आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपने मैट्रिक के अंदर जनाब पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द्वारा डेफिनेशन देख लेते हैं। इस लॉ का ताल्लुक ऐसी बॉडी से होता है जो एक दूसरे से कोलाइड कर रही हो, टकरा रही हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब इस्तेमाल करेंगे? कब इस्तेमाल करेंगे? जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज अगर एक दूसरे से टकरा रही हो। जिन लोगों ने कभी स्नोकर का, बिलियर्ड का खेल देखा हो, कैरम बोर्ड घर में खेला हो, डब्बू खेला हो, तो जनाब जब गोटियां बॉडीज आपस में टकरा रही होती हैं तो उसके दौरान इस्तेमाल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारा इस्तेमाल होता है। एक और बात ख्याल रखना कि इस मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। इस मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। क्योंकि बॉडी क्या करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसी वजह से इसको लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है। आगे चल के एक और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एंगुलर मोमेंटम। इट डील्स विद द बॉडीज इट डील्स विद द मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट कैन कोलाइड विद ईच अदर। जो बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं गौर से। व्हेन सम बॉडीज in an isolated system acts upon one another, the total momentum remains same. टोटल मोमेंटम क्या रहता है मेरे बेटा? सेम रहता है। यहाँ पर एक जुमला अगर आप गौर से देखेंगे, क्या कह रहा है कि जब बॉडी आपस में टकराएंगी तो उनका मोमेंटम सेम रहेगा। आपने देखा होगा डब्बू के अंदर, स्नूकर के अंदर जोर से हिट करेंगे तो बॉल तेज से मूव करेंगे, हल्के से मूव करेंगे तो बॉल हल्के से मूव करेंगे। यहाँ पर एक और लफ्ज आया है जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है मेरे बेटा? यहाँ पर एक और लफ्ज आया है जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिस पर बाहर का अमल दखल नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें बाहर का अमल दखल नहीं होता। जब कैरम बोर्ड डब्बू खेल रहे होते हो, जो कुछ भी होता है डब्बू के अंदर ही हो रहा होता है। जो कुछ भी होता है बॉलों के टकराने से हो रहा होता है। कोई आदमी हाथ से पकड़ पकड़ के बॉलें सुराख में डालना शुरू कर दे, होल में डालना शुरू कर दे, तो बोलोगे तो बेमानी है यार, ये कैसा खेल है भाई? ऐसा तो नहीं होता ना, बॉलें ही एक दूसरे से टकराएंगी। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा जिसमें बाहर का अमल दखल नहीं होगा। बॉडी बाहर से आकर कोलाइड, बाहर से कोई बॉडी नहीं आएगी। जो कुछ भी होना है अंदर ही अंदर होना है। एक और तारीफ इस तरीके से कर सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल मोमेंटम होता है बॉडीज का, जो टोटल मोमेंटम होता है बॉडीज का ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। एक का कम होगा, दूसरे का बढ़ जाएगा, दूसरे का कम होगा, पहले का बढ़ जाएगा। टोटल सबका ऐड करोगे तो आंसर सेम आएगा। एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करते हैं। This law, two or more bodies in isolated system collide with one another, the total momentum of the system before collision, टकराने से पहले जो मोमेंटम बॉडीज का टकराने से पहले था, इतना ही मोमेंटम टकराने के बाद होगा। जितना मोमेंटम टकराने से पहले होता है, द सेम मोमेंटम विल बी आफ्टर कोलिजन। द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। थोड़ी सी डायग्राम है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे पास दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, एक का मास u और उसकी वेलोसिटी u1 है। क्या है? मास m1 है, वेलोसिटी क्या है? उसकी u1 है। बॉडी का मास a है, ये बिफोर कोलिजन है। एक और बॉडी है, एक और बॉडी है, उसका मास, नाम उसका b है, वेलोसिटी उसकी u2 है, मास उसका m2 है। दो बॉडीज मूव कर रही है एक डायरेक्शन में। दो बॉडीज हमारे पास मूव कर रही हैं, बिफोर कोलिजन है। इस दौरान क्या होता है? ये दोनों बॉडीज टकरा जाती है। जो पीछे वाली बॉडी है वो जाकर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ख्याल रखना, दोनों की डायरेक्शन सेम है। पीछे वाली बॉडी जाती है
और आगे वाली बॉडी को जाकर हिट कर देती है, आगे वाली बॉडी को जाकर टकरा जाती है, तो क्या होगा? कोलिजन होगा। इसको कहते हैं कोलिजन। दोनों बॉडी टकरा रही हैं, इसको मेरे बेटा क्या कहा जाता है? कोलिजन कहा जाता है। दोनों बॉडीज का कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद ये बॉडी अलग अलग बॉडी फिर दोबारा अलहदा अलहदा मूव करना शुरू कर देती हैं और इनकी वेलोसिटीज बदल जाती है। टकराएंगी टकराएंगी तो आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज तब्दील हो जाएंगी, इनकी वेलोसिटीज बदल जाएंगी। नाम मैंने बदल दिया, पहले नाम इसका U1 था, अब इसका नाम हो गया V1, और जो दूसरी वाली बॉडी थी उसकी वेलोसिटी का नाम हो गया V2। एक का नाम क्या था? U1 था, इसका नाम अब पहले था, जो इनिशियल होगा उसके लिए U इस्तेमाल करेंगे, फाइनल के लिए V इस्तेमाल करेंगे। सिंबल तो कोई भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। किताब में भी यही सिंबल यूज किए हुए हैं। पहले वेलोसिटी U1 थी, बाद में वेलोसिटी V1 हो जाती है। पहले वेलोसिटी U2 थी, दूसरे वाले क्या V2 हो गई है। किसी भी मरहले पर मेरे बेटा अगर मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम कैसे निकलता है? किसी भी मरहले पर अगर मोमेंटम फाइंड आउट करना हो, मोमेंटम मालूम करना हो, तो मोमेंटम कैसे निकालते हो? मास को मल्टीप्लाई कर देते हो वेलोसिटी से। इस बॉडी ए का मोमेंटम क्या होगा इस वक्त? इस बॉडी ए का मोमेंटम हो जाएगा m1u1। क्या होगा बेटा? m1u1 हो जाएगा। और जब बॉडी 2 की बात करोगे तो बॉडी 2 का जो मोमेंटम हमारे पास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा m2u2। क्या हो जाएगा मोमेंटम उसका? जो बॉडी 2 हमारे पास है उसका जो मोमेंटम हमारे पास होगा वो मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंटम मेरे बेटा बराबर किसके हो जाएगा? m2u2 के बराबर हो जाएगा। पहले वाले का m1u1, दूसरे वाले का m2u2। टोटल कितना हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2। बाद में जब जाओगे मेरे बेटा तो पहले वाले का मोमेंटम हो जाएगा m1v1 आफ्टर कोलिजन। अच्छा नाम इसका भूल गया, बस चेक कर लो, ये है आफ्टर कोलिजन। ये हमारे पास कौन सी स्टेट है? ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन है, टकराने के बाद है। अब इसका मोमेंटम क्या हो गया है? m1v1 हो गया है। दूसरे वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? दूसरे वाले का मोमेंटम हो जाएगा m2v2। दूसरे वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2v2 हो जाएगा। तवज्जो देके गौर से डायग्राम को देखिएगा और समझिएगा। हमने इसी डायग्राम को जरा लिख दिया है सेंटेंसेस के अंदर। टू बॉडीज ऑफ masses m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। दो बॉडीज हैं जिनके मास m1 है, m2 है, जिनकी वेलोसिटी u1 है, u2 है, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, और कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 v2 हो गई। समझ लो गौर से, जो u1 u2 है ये इनिशियल है, जो u1 u2 है इनिशियल है, और जो v1 v2 है वो फाइनल है। जो v1 v2 हमारे पास है, यहाँ देखो तो चाहो तो समझ लेना, ये फाइनल के लिए है मेरे बच्चा, ये फाइनल के लिए है, और जो u1 u2 है ये मेरे पास इनिशियल के लिए। आगे भी डेरिवेशन में ऐसे इस्तेमाल करेंगे। कहता ये कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल के। तो इनिशियल कितना है? m1u1 इसका, m2u2 इसका, टोटल कितना हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2। इसका जो टोटल मोमेंटम है, इसका जो टोटल मोमेंटम है किसके बराबर हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 के बराबर हो जाएगा। इसका टोटल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 के बराबर हो जाएगा। और टकराने के बाद कितना मोमेंटम था? पहले वाले का m1v1 हो जाएगा, दूसरे वाले का m2v2 हो जाएगा। ये कहता ये है कि मोमेंटम दोनों के बराबर होंगे। क्या होंगे? मोमेंटम दोनों के बराबर होंगे। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। या दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम मेरे बेटा बराबर हो जाएगा किसके? इनिशियल मोमेंटम बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ऐसे भी कहा जा सकता है, या मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे आपको याद होना चाहिए। आगे न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, इनमें ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मगर ये ख़त्म नहीं हुआ है। टाइम ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म हुआ नहीं है। टाइम ख़त्म हो गया वो एक अलग कहानी है। अब हमने बाकायदा इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करना है।
क्या करना है मेरे बच्चा, हमने इसको बाकायदा प्रूफ भी हमने इसको जनाब करना है, इसको मैथमेटिकली हम बाकायदा प्रूफ भी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हमने क्या करना है कि इसको हमने प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा, हमने इसको प्रूफ हमने करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने प्रूफ करना है। प्रूफ हमने करना है, 2 मिनट मेरे पास है, मैं देख ले जल्दी जल्दी कुछ करने की कोशिश कर लेते हैं, खराब हो जाएगा मामला। चलो, दो बॉडी ऊपर जो पीछे डायग्राम बनी है वही मेरे पास डायग्राम मेरे पास मौजूद है। दो बॉडीज ली है जिनके मासेस m1 और m2 है, वेलोसिटी u1 u2 है, शक्ल में दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। टकरा रहे हैं, टकराएंगी ये दोनों बॉडीज तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। जब ये बॉडीज टकराती है, कोलाइड करती हैं, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाती है। पता है ना, पता है आपको भी कोलिजन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम में रिलेशन था। फोर्स लगाती है जो बराबर होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। जो बॉडी ए पर फोर्स लगेगी वो बॉडी ए के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालोगे, तवज्जो देके गौर से देख लो मेरे बेटा, कि जो फाइनल मोमेंटम होगा, यहाँ देखना बेटा गौर से, जो मेरे पास ये पहले वाले का फाइनल मोमेंटम है, ये पहले वाले का इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल वाले मोमेंटम में से इनिशियल वाले मोमेंटम को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, फाइनल वाले मोमेंटम में से इनिशियल वाले मोमेंटम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको माइनस करके टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा। इसी तरीके से ये फोर्स निकाल लेंगे, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी के जनाब बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी बॉडी होगी उस पर जो फोर्स अमल करेगी वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी, mv2 माइनस m2 u2 अपॉन टी होगा। थर्ड लॉ के मुताबिक ये फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये दोनों फोर्स से बराबर होंगी मगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। दोनों फोर्स से बराबर होंगी, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी से एफ ए बी, एफ बी ए हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मेरे बेटा अरेंज कर लेंगे, अरेंज करेंगे तो वही बन जाएगा m1u1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2। जगह आगे पीछे की है, माइनस का था वहां जाकर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था, क्या होगा मेरे बेटा वहां जाकर